देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिम्मेदार कौन। मेरे साथ मौजूद हैं व्यापार संघ अध्यक्ष प्रितपाल सिंह और साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपहाड़ के प्रभारी डॉक्टर नरेश अग्रवाल। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे प्रितपाल सिंह, व्यापार संघ पिछले वर्ष व्यापार संघ ने जो आपदा राहत कोष बनाया था, इस बार व्यापार संघ ने कोविड पेशेंटों को खाना भिजवाने का कार्यक्रम रखा गया है। किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं जब लोग घर से बाहर निकलने में भी उनको डर लग रहा है? ऐसी परिस्थितियों में आप किस तरह से उन कोविड पेशेंटों को खाना भिजवा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा देश कोरोना काल के एक भयानक दौर से गुजर रहा है। हमारा भवानी मंडी भी उससे अछूता नहीं रहा है। पिछले साल के कोरोना की लहर इससे कमज़ोर थी, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ अलग थे। बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गए थे, बहुत से प्रतिदिन कमा के खाने वाले लोग परेशान थे, उनका व्यवसाय, उनका धंधा ख़त्म हो गया था। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने हमारे एक कोरोना आपदा राहत फंड की स्थापना की थी, जिसमें भवानी मंडी के व्यापारियों ने, अन्य व्यवसायियों ने, अन्य नागरिकों ने, सब ने मिलकर दिल खोलकर हमें सहयोग दिया था। और उसी फंड का कुछ हिस्सा अभी हमारे पास शेष बाकी है। और हमारे को भवानी मंडी में किसी भी ऐसे अच्छे काम करने के लिए फंड की कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस बार अभी मजदूरों वाली या उस तरह की आफत तो नहीं है, लेकिन हमने जो महसूस किया, हमें जो पता लगा, उससे लगा कि अभी सरकारी आदेशों की वजह से भोजनालय सब बंद है और जो टिफिन सेंटर चल रहे हैं वो लोग कोरोना पॉजिटिव लोगों को टिफिन पहुंचाने में, देने जाने में कतरा रहे हैं कि आके ले जाओ। अब कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के पूरे मेंबर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनके सामने खाने की समस्या, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, खाना पैसे देते हुए भी कोई नहीं देने आ रहा है। और हमारे भवानी मंडी के आसपास 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर लोग से दूर से लोग आके भर्ती हैं, उनके परिजनों को खाने की परेशानी हो रही है। तो इस सब को देखते हुए हमने परसों के रोज हमारी एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने यह निर्णय लिया कि हम कोरोना पेशेंट या उनके साथ के परिजन, उनको भवानी मंडी व्यापार महासंघ की तरफ से भोजन के पैकेट बनाकर और उनको निःशुल्क और हम खुद जाके पहुंचाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब मैंने इस कार्य के लिए मीटिंग ली, जैसा अभी आपने पूछा कि कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और हमने चर्चा की। तो हमारी टीम, मैं खुद तो आगे हुई, मेरे साथ हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ के लिए सहर्ष हमें मंजूरी दी। और हम टीम में 20 मेंबर हैं। हम हमारी टीम बना के खाना भी शुद्ध, सात्विक और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और अच्छा घर जैसा खाना हम बनवा रहे हैं। और उसको बनवा के, और जितने भी भवानी मंडी में अस्पताल हैं जहाँ कोरोना के पेशेंट भर्ती हैं, उन अस्पतालों में जाके, जहाँ पे पेशेंट को उसके परिजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको हम जाके खाना उपलब्ध करा रहे हैं। और शहर में भी हमने मैसेज दिया है कि किसी के घर पे भी अगर ऐसी समस्या है तो वो हमें व्हाट्सएप पे, हमने हमारे नंबर भी जारी किए हैं 12, कि इन पे हमें सूचना दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बाजार में बताना चाहता हूँ कि जिनको भी कुछ, हमारे सामने ये बात भी आई 1-2 दिन में कि कुछ लोगों ने हमें खाने का ऑर्डर बोला हमसे कि हमें 4 व्यक्ति का खाना चाहिए, लेकिन जैसे उन्होंने हमसे पूछा कि आपका चार्ज क्या है, हमने कहा निःशुल्क है, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भवानी मंडी की पूरी जनता को ये अपील है कि ये एक सेवा कार्य है और ये हम निःशुल्क भाव से कर रहे हैं। ये प्रसाद है, एक तरीके से हम रोज भगवान के भोग लगा के और उसको एक प्रसाद के रूप में वितरित कर रहे हैं। आप इसको पैसे से ना तोलें और जो सेवा हम करना चाह रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझें और आप हमें सेवा का मौका दें। जिसके घर में भी इस तरह की परेशानी है वो कृपया हमसे संपर्क करें। और हमने इसका कोई, ना किसी का नाम ओपन होगा, ना कभी इसका कोई फोटो सेशन होगा कि हमने किसको खाना दिया है, किसके घर पहुंचाया है, और ना हम अस्पताल में कर रहे हैं। तो अस्पतालों में तो हमें दिक्कत नहीं आ रही है, अस्पतालों में तो हम जा रहे हैं। हमने हमारे हाथ से कोरोना के जो पेशेंट के परिजन है वो लोग सहर्ष ले भी रहे हैं, सहर्ष हमसे ले रहे हैं। सारे अस्पतालों में हमने हमारा काउंटर बना दिया है, वहाँ काउंटर में हम जाके खड़े हो जाते हैं और खाना देते हैं। और 3 अस्पतालों में इस टाइम कोरोना पेशेंट है, सरकारी अस्पताल, मून अस्पताल और इसके, वहाँ तीनों अस्पतालों में हमारे खाने की सप्लाई है। बाजार में भी 2-3 जगह जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है
कि वो लोग हिचकिचाए नहीं और इसको हमें एक बार सेवा का मौका दें, हम अपने आप को उनका आभारी मानेंगे अगर वो हमें सेवा का मौका देंगे तो। ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही। व्यापार संघ आपका बहुत ही परोपकार का कार्य कर रहा है, इसके लिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं प्रितपाल सिंह जी। लेकिन अब एक प्रश्न मेरा ये है कि किराना व्यापारियों को जो एक निश्चित समय दिया गया है अपनी दुकानें खोलने का, और उसमें जो भीड़ एक साथ जो पड़ती है लोगों की, ये कहाँ तक ये सिस्टम ठीक है? देखो, सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि खबर 24 पिछले 5 साल से भवानी मंडी और आसपास के जनता को अब तो पूरे जिले में और एमपी में भी फैल गया है, अच्छे जागरूकता के मैसेज देता है, प्रचार करता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मेरी एक बात पहुंचाना चाहता हूं जी कि मैं मान रहा हूं कि कोरोना का इस टाइम बहुत विस्तार हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैं सही हूं या गलत, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी सोच है कि सरकार को इसका समय पूरा देना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में आप अगर समय कम देंगे, चाहे या तो बंद कर दे 8 दिन और 8 दिन बाद चालू करें, पर 8 दिन बंद रहे तो फिर कोई भी, लेकिन इसको पूरा दिन खोलना चाहिए, पूरा दिन खोलना चाहिए, इसका कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाय सरकार जो नियम है कि एक बार में 4 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होंगे, सैनिटाइजर होना चाहिए, दूरी का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसका सख्ती से पालन कराया जाए, लेकिन समय पूरा दिया जाए ताकि। पिछली बार शायद प्रशासन ने ऐसा किया था या किराना व्यापारियों ने अपनी मर्जी से ऐसा किया था, अपनी दुकान के बाहर गोले बनवाए गए थे दूर दूर, और उनको दूर रहने के लिए रस्सियां बांधी गई थी। इस बार वो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस बार की जो दूसरी लहर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और भी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पिछली बार गोले बनवाए गए थे, सरकार प्रशासन द्वारा हमसे आग्रह किया था, आपने आगे रह के खुद आगे रह के पेंटर दे करके और बनवाए थे। इस बार भी बनवाए हैं, लेकिन सारी दुकानों पे नहीं है, कुछ दुकानों पे है। ये बात भी सही है कि गोले बनवा दिए जाए, लेकिन मेरा निवेदन सरकार से ये मेरी राय और मेरी सलाह है कि सरकार इसका समय कम ना करके समय पूरा बढ़ाए। और भीड़ होने पे अब आप देखें कभी भी शनिवार रविवार जब वीकेंड लॉकडाउन रहता है तो सोमवार के दिन इतनी भीड़ आती है कि उस लॉकडाउन का सारा मतलब सोमवार को उड़ जाती है। अब अभी सरकार ने कल निर्णय परसों लिया था, जिला कलेक्टर महोदय ने, कि सोमवार और शुक्रवार को किराना खुलेगा, तो सोमवार और शुक्रवार को भीड़ होती थी। आज फिर सरकार का कलेक्टर साहब के नए आदेश आए हैं, उसमें सोमवार और शुक्रवार भी बंद कर दिया है। उसमें उन्होंने सिर्फ घर पर होम डिलीवरी देने के आदेश दिए हैं। इसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अब व्यापारी को जब अगर कोई लिस्ट प्राप्त होगी तो वो दुकान खोल के माल पैक भी करेगा और पैक करके देने भी जाएगा। अब कौन आदमी वाकई पे सामान देने जा रहा है या कोई वैसे ही घूम रहा है, पुलिस पूछेगी तो कहते साहब मैं तो सामान देने वाला हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि दुकानें तो खोली जाए, नियम दूरी के नियम कड़ाई से पालन किए जाएं। अब खाली किराना बंद करने से काम नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि होम डिलीवरी वाला जो सिस्टम है वो सक्सेस नहीं जाएगा? नहीं, होम डिलीवरी का अपना जो छोटा एरिया है यहाँ पे ये सक्सेस पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन होगा तो इसमें भी बहुत सारे लूज पॉइंट्स हैं कि आदमी इस बहाने से फिर दुकान शटर बार बार दिन भर बंद चालू करेगा। प्रशासन जाके पूछेगा तो वो कहेगा साहब मैं तो माल पैक कर रहा था ऑर्डर का, पहली बात। दूसरी बात, खाली किराना बंद करने से तो आप कल भी देखें आज भी देखें सब्जी मंडी में और बैंकों के सामने इतनी भीड़ है कि सुबह 11-12 बजे तक का, तो अगर अपन भीड़ को देखें तो ऐसा लगता है कि कोरोना कैसे रुकेगा। तो ये भी मेरी आपके चैनल से एक प्रशासन को सलाह है कि ये सब्जी मंडी को पिछली बार जैसे डिवाइड किया गया था, इस बार भी इसको 2 या 3 टुकड़ों में डिवाइड करके और अलग अलग बिठा दिया जाए, और इसमें सरकार विचार करे कि बहुत सख्ती से पालना कराई जाए नियमों की, लेकिन टाइम पूरा जो खोल के दिया जाए। अब व्यापारियों की भी अपनी व्यथा है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से व्यापारी का व्यापार पूरा चौपट हो गया। इस साल अच्छा व्यापार चलने की उम्मीद थी, शादियां बहुत थी, जो पिछले साल शादियां नहीं हुई वो इस साल होनी थी, तो डबल शादी की डबल। इस साल व्यापारियों को कुछ कवर करना था, पिछले जो घाटा उनको हुआ है, उनको जो नुकसान हुआ था उसको आदमी कवर करना चाह रहा था। तो हर व्यापारी ने अपनी दुकान पे जरूरत से ज्यादा माल खरीद के जमा कर रखा था, और जब बिल्कुल पीक टाइम आया, धंधे का सीजन का टाइम आया जो कि मार्च अप्रैल में ही रहता है, और उस टाइम आके फिर लॉकडाउन लग गया, तो व्यापारी वापस दुविधा में। अभी सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यापारी भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो संयम बरते। अपना जीवन है, अपनी जान है, तो पैसा तो जिंदगी भर कमाना है, थोड़ा रखें। और मैंने पहले भी एक अखबार में कहा है, मैं भी भवानी मंडी के आम नागरिकों से और व्यापारियों से एक अपील करूंगा। एक सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट मुझे भवानी मंडी में भी देखने को मिल रहा है वो ये है कि पॉजिटिव लोग या उनके घर वाले
निसंकोच बेडर होके बेखौफ होके बाजार में घूम रहे हैं, तो वो ज्यादा फैला रहे हैं। उनको हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि जिसके घर पे कोई पॉजिटिव है वो अपने घर में खुद भी क्वारंटाइन हो जाए, और उनको क्या समस्या है वो बाजार में जितना आ रहा है उतना फैलता जा रहा है। पिछली बार प्रशासन ने खुद आगे रह करके जो लोग कोविड पॉजिटिव थे उन लोगों के घर के बाहर, यहाँ तक कि पूरी कॉलोनी को सील कर दिया गया था। वहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिए गए थे कि भाई यहाँ कोविड पेशेंट है, यहाँ से दूर रहें। इस बार क्यों प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा? ये मुझे जहाँ तक मैंने ये सवाल CLG मीटिंग में उठाया था, तो मुझे अधिकारियों ने ये बताया कि शायद किसी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश है, किसी ने ये अपील करी थी कि हमारी पहचान छुपाई जाए, तो उस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो जिस वजह से भी हो रहा है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल पर्चा लगना चाहिए, और कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे गांव वालों को, मोहल्ले वालों को पता लगे कि ये इस घर में कोरोना पेशेंट है, ताकि वो अपने उस कोरोना पेशेंट से अपने आप को बचा सके। अब पिछली बार ये हुआ था कि आसपास के गांवों में पेशेंट नहीं थे। इस बार हमारे लिए सबसे जो चिंता की बात है वो ये है कि हमारे भवानी मंडी के आसपास गाँवों में हमारे भवानी मंडी से ज्यादा पेशेंट है। एक भीमनी गाँव में मैंने कल पढ़ा हुआ 91 पेशेंट है, जबकि भीमनी गाँव में मेरा जहाँ तक सोचना है कि 91 तो घर भी नहीं है। इसका मतलब हर घर में पेशेंट है, और वो सब दिन भवानी मंडी में आते जाते हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से एक और अपील मैं गाँव वालों से करना चाहूँगा कि जो गाँव से हमारे यहाँ दूध देने या जो भी सामान लेने देने आते हैं, वो भी ध्यान रखें कि कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव के घर वाले वो इस चीज़ से बचें। हमें इस वक्त इसको सबसे बड़ी पूरी देशभक्ति का जज्बा रखते हुए अपने देश को बचाने के लिए सोचते हुए रहना है कि जो कोरोना पेशेंट है वो किसी भी वजह से संक्रमण फैले नहीं, इसको हम जैसे भी रोक सकते हैं रोकें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं। अब दवाई आ गई है, एक तरह से वैक्सीन को माना जा रहा है कि एक रामबाण औषधि आ गई है जिससे आदमी कोविड से बच सकता है। लोगों में कितना इंटरेस्ट है कोविड इस वैक्सीन लगाने के प्रति? पहली बात तो खबर 24 न्यूज़ चैनल को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि सफल 5 साल पूरे किए, और हमेशा से ऐसे जो विचारणीय मुद्दे होते हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपके प्रश्न के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में लगभग पूरे भारतवर्ष में जी हमारे 10 से 12% लोगों को टीकाकरण हुआ है। लगभग 14 करोड़ लोगों को, 13 से 14 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ की आबादी है। ये बहुत ही कम है, जबकि हमारे पास वैक्सीन अभी प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी कई जगह पर तो बहुत अच्छी वैक्सीन है। जैसे मैं मेरे पचपहाड़ की बात करता हूँ जी, वहाँ पर वैक्सीन बहुत अच्छी है, और वहाँ पर चाहते तो 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति सभी लगा सकते थे, परंतु शहरी क्षेत्रों में तो लगभग 70% लोगों ने लगा लिया है, कुछ लोगों को छोड़कर। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से 20 से 22% लोगों ने, 25% लोगों ने अभी तक टीका लगवाया है। जी। टीके के प्रति बहुत ज़्यादा भ्रामकता फैलाई जा रही है कि टीके से ये पार्टी पॉलिटिक्स का वो जोड़ा जा रहा है। कई तरह के अलग अलग अफवाहें उड़ाई जा रही है, और टीका लगाने के सर्वे के लिए भी हम जब जाते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को भेजते हैं, तो उनको गाली गलौज करके निकाल दिया जाता है गांव से। काफ़ी तरह की भ्रामक है। इसलिए अगर ये टीका नहीं लगेगा तो हम कोरोना से शायद ही जीत पाएंगे, क्योंकि 40% आबादी को जब तक टीका नहीं लगेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। वैक्सीन जो आ रही है वो एक कोवैक्सीन और कोशील्ड, इस प्रकार से कुछ अलग अलग, एक स्पुतनिक रूस से आई है, तो इनमें क्या फ़र्क मानते हैं? नहीं, तीनों ही वैक्सीन बराबर उसके हैं जी। तीनों की इफेक्टिविटी 85 से 95 के बीच में है जी। और हम खुद आपके सामने, पूरी जनता के सामने बैठे हुए हैं, जो सारे हेल्थ वर्कर दोनों डोज लगाकर, और काफ़ी हद तक जैसे पिछली लहर के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य कर्मियों का ग्रसित होने का, संक्रमित होने और बाद में हताहत होने की खबरें इस बार काफ़ी कम देखने किसी को अगर मान लो कोई वैक्सीन लग जाती है तो वो वही क्वालिटी फिर दूसरी बार जो वैक्सीन लगेगी वो वही लगनी चाहिए, वही सेम। अगर आपने पहली बार कोविशील्ड लगाया तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की लगेगी, सेम वैक्सीन ही लगेगी। और पहले 28 दिन या 1 महीने के बाद 30 दिन में दूसरी डोज लगाई जा रही थी, परंतु अभी कोविशील्ड को हमने 45 डेज कर दिया है। 45 डेज के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी।
डॉक्टर साहब एक बात सुनने में आती है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो ज़्यादा कोविड के लपेटे में आ रहे हैं, कहाँ तक सच है? शुगर के पेशेंट या बीपी के पेशेंट या हार्ट के पेशेंट या किसी भी असाध्य बीमारी के पेशेंट, जी, उनमें खुद की जो इम्यूनिटी पावर है, जी, वो खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है शरीर की, इसलिए वो बहुत जल्दी ग्रसित होने के चांसेस रहते हैं। अभी वर्तमान में ये भी देखने में आ रहा है कि जो कोविड से ग्रसित हो जा रहे हैं, जी, उनमें लगभग 40% लोग जिनके पहले कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं रही है वो भी शुगर के मरीज हो जा रहे हैं, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ दवाओं की वजह से। बिल्कुल ये सत्य बात है कि शुगर वाले पेशेंटों में अभी बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। डॉक्टर साहब अगर किसी को कोविड हो जाता है या उसको इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सीटी स्कैन उसके लिए कितना ज़रूरी है? सीटी स्कैन हर एक को आवश्यकता नहीं होती। कोविड की सिचुएशन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो ये कुछ मार्कर्स हैं जो सीबीसी में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो होता है, एक सीआरपी होता है, एक एसजीपीटी होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, ऐसे, और एक एलडीएच होता है, एक डी डाइवर टेस्ट होता है। ऐसे 4-5 टेस्टों से हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किया है। तो एचआरसीटी की सब लोगों को आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी का रेस्टिंग फेज में SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल अगर 92, 93 जाने लग जाता है, या फिर 6 मिनट तेज गति से चलने पर अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला जाता है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसको सीटी स्कैन की आवश्यकता है। 90 से नीचे अगर चला जाए तो डॉक्टर साहब एक बात ये बताएं आपको, जैसे सर्दी जुकाम बुखार के जो साधारण लक्षण किसी भी मरीज के अंदर हो जाते हैं, तो वो अगर अपने स्तर पे कहीं दवाई गोलियां ले लेता है, पैरासीटामोल वगैरह, वो कहाँ तक ठीक है सर? नहीं, आज की तारीख में अगर आपके किसी भी तरह के ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स नज़र आते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जी, वो किसी भी तरीके से चालू हो सकता है। कई बार हम दस्त के तरह भी चालू हो सकता है, पेट दर्द के साथ, दस्त के साथ, फिर उसके बाद में बुखार आता है, फिर उसके बाद सर्दी, जुकाम, खांसी डेवलप होता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम नज़र आए तो तुरंत प्रभाव से जो WHO की गाइडलाइन है और केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 5 दिन का उसको कोर्स तुरंत प्रभाव से चालू कर देना चाहिए, जी, जिसमें एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट है 200 mg की, वो 12 गोली का कोर्स होता है। फिर उसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट है, वो सुबह शाम 5 दिन का कोर्स होता है। साथ में विटामिन C, जिंक और लिवोसेट्रिजिन एंटी एलर्जिक टेबलेट और पैरासीटामोल। इस तरह से 5 दिन का पूरा किट स्टार्ट कर देना चाहिए, बिना किसी बोतल, इंजेक्शन या झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ने के अलावा। आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बहुत इसमें न्यूज़ चैनल्स में बहुत कुछ आ रहा है, क्या है सर ये रेमडेसिविर, जिसके आजकल बड़ी कालाबाजारी हो रही है? और कई बार इंदौर का तो अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि उसमें ग्लूकोज का पानी इंजेक्शन में भर कर के लोग बेच रहे हैं हज़ारों रुपये। क्या है सर रेमडेसिविर? रेमडेसिविर इंजेक्शन एक एंटीवायरल मेडिसिन है और इसको बहुत ज़्यादा उपयोग भी नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग केवल हॉस्पिटल स्टे को कम करने के लिए होता है। ये कोई बहुत ज़्यादा वायरल लोड को कम नहीं करता है, ये हॉस्पिटल स्टे को कम कर देता है जी। तो ये पहले दिन 200 mg के इंजेक्शन तादाद में लगाया जाता है, इंजेक्शन 2 इंजेक्शन मतलब 100 mg के, और नेक्स्ट 4 डेज 100 mg का एक लगाया जाता है। तो ये एंटीवायरल मेडिसिन है, पर ये आवश्यक नहीं है, एक आवश्यकता नहीं होती कि सभी को आवश्यक हो। ये तो हमारे देश में भेड़चाल की तरह सब लोगों ने अपने यहाँ कई लोगों ने तो अपने यहाँ स्टॉक कर लिए कि ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत लगा लेंगे। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना चिकित्सक की सलाह के इसको उपयोग करना कई बार घातक भी सिद्ध होता है। मेरा अगला सवाल कृपाल सिंह जी, जिस तरह से किराना व्यापारियों के लिए तो लोगों में एक थोड़ा सा भय है कि किराना व्यापारियों के यहाँ पर भीड़ लग रही है, उसमें थोड़ा सा एक प्रशासन का भी एक गलती हो सकती है, उनके मीटिंग में उन्होंने गलत डिसीजन लिया हुआ हो सकता है। लेकिन हम बात करें सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी में जिस तरह से भीड़ पड़ रही है उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? सब्जी मंडी में 2 हिस्सों में ये काम होता है जी। सुबह 6-7 बजे से लेकर 10 बजे तक थोक सब्जी मंडी चलती है जी। उस समय तो थोड़ा सा अगर कोई एक आध पुलिस वाला खड़ा हो या वैसे भी वो ध्यान रखते हैं, उस समय तो भीड़ होना स्वाभाविक है। पर उस समय भीड़ होती है थोक बेचने वालों की, और फुटकर जो खरीद के फुटकर बेचते हैं
उन खरीदने वालों की, लेकिन वो 2 या 3 घंटे का एक काम है, वो 10 बजे समाप्त हो जाता है। अब 10 बजे के बाद जो रिटेल दुकानें लगा के बेचते हैं, उनको तो प्रशासन चाहे तो यहाँ तो वही नियम बना दे, जहाँ बैठे हैं तो एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में कम से कम 10 फुट का डिस्टेंस होगा। एक दुकान यहाँ लग रही है तो 6 फुट दूर दूसरी दुकान लगेगी, क्योंकि पास पास वो बैठे हुए हैं और एक दुकान पे 4 लेडीज या 4 जेंट्स या 4 ग्राहक सब्जी ले रहे हैं, पास वाली दुकान पे भी 4 ले रहे हैं। अगर ऐसी 4 दुकानों पे सलंग लोग खड़े हैं तो वो तो भीड़ भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन नहीं हो रहा है। इसकी बजाय सरकार या प्रशासन जो भी करे कि उन सब्जी वालों को 8-8 फुट 6-6 फुट 10-10 फुट की दूरी पे बिठाए, ताकि जिसकी दुकान पे जो ग्राहक खड़े हैं 2, 3, 4, तो बाकी दूसरे की दुकान 6 फुट दूर हो। उसके बाद जो जगह वहाँ नहीं बचती है, तो पिछली बार भी सरकार ने बालाजी चौराहे पे बिठाया था, MP की सब्जी मंडी अलग लगाई थी, कुछ ठेले वालों को बोला था, तो इस सब्जी को 2 या 3 जगह डिवाइड भी किया जा सकता है सब्जी मंडी को। ये तरीका है सब्जी मंडी में। वाकई में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो भीड़ है वो सब्जी मंडी में होती है। उससे हमें उसका कोई ना कोई निदान हमें और प्रशासन को निकालना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हर बार जवाबदारी दुकानदार को ही क्यों दी जाती है? ऐसा क्यों माना जाता है कि मतलब किराने का दुकानदार हो या सब्जी वाला हो या होटल वाला हो या दूध डेयरी वाला हो, वही सावधानी रखेगा? हम खुद नागरिक हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम रोज घर से बाहर ना निकलें। अगर हम सब्जी 4 दिन की इकट्ठी खरीदना है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति रोज सब्जी मंडी में जाए, 4 दिन की सब्जी इकट्ठी भी ला सकता है। और मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर एक दिन सब्जी ले ले तो 1 हफ्ता निकाल भी सकता है आदमी, क्योंकि घर में हमारे दालें होती है, बेसन के बहुत सारे आइटम बनते हैं। मतलब आदमी को ऐसा सब्जी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आदमी 4 दिन में एक बार जाए और राशन लेना है 10 दिन में एक बार जाए, 15 दिन में, मतलब बाजार से खुद ही कम निकले। करके आदमी अपनी जिम्मेदारी में भी बहुत लापरवाह होता चला, खुद नागरिक भी लापरवाह है। खुद हमें भी अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हमें प्रशासन समझाएगा जब भी हम समझेंगे। हमें अपनी जान की परवाह है तो आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद जो एंटीबॉडीज पैदा होती है वो कितने दिन बाद होती है और वो कितने दिन तक हमारे शरीर में रहती है? अमूमन दूसरी डोज जो वैक्सीन की लगती है जी, उसके 15 दिन बाद एंटीबॉडीज चरम पर पहुंच जाती है जी, और उनका लेवल बिल्कुल एक जैसा तो मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, क्योंकि फ्लू वैक्सीन कोई बहुत ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है जी। इसको साल भर तक माना गया। साल भर बाद इसमें बूस्टर डोज का भी ऑप्शन रहता है फ्लू में वायरल में। अच्छा। तो पर 6 महीने तक इसकी बहुत अच्छी तादाद में कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज रहती हैं। तो उसके बाद अगर मान लो स्थिति ऐसी ही बनी रहती है इस दुनिया में कोरोना को लेकर के, तो ये वैक्सीन फिर भी लगानी पड़ेगी उसके बाद? बूस्टर डोज का ऑप्शन लिया जाना चाहिए अगर बनी रहती है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। और कृपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। खबर 24 का धन्यवाद चाहूँगा खबर 24 न्यूज़ को आप एक आखिरी छोटा सा संदेश। मैं खबर 24 को यही कहूँगा कि बहुत बधाई दूंगा। एक पहले तो कि ये ऐसे पिछले साल भी कोरोना के टाइम में इन्होंने पूरा घूम के पूरा कवर करके अच्छी खबरें और अच्छी ज्ञानवर्धक बातें और अच्छी जागरूकता वाली चीज़ें बताई थी, और अभी भी इस कोविड में भी ये कार्य कर रहे हैं और इसी तरह कार्य करते रहें। और मेरा एक आखिरी निवेदन एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से है कि जो लोग घरों में परेशान है, जिनके मतलब कोरोना हो रहा है, उनके घर में आधे मेंबर को या खाने की समस्या आ रही है, तो वो बिल्कुल निसंकोच हमें अपना घर का मेंबर मानते हुए हमसे हमारी सेवा करने का मौका दे, तो उनके आभारी रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक छोटा संदेश आपकी तरफ से। मेरा सभी से निवेदन है कि आज की तारीख में हर बीमार व्यक्ति को अपने लक्षणों के आधार पर तुरंत प्रभाव से कोरोना समझते हुए बिना किसी पल के गंवाएं, को देर गंवाएं, अपनी 5 दिन का किट की मेडिसिन जो सभी चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त उपलब्ध है, वो शुरू कर देनी चाहिए और बिना किसी डर के और बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट भी कर देना चाहिए, ताकि ये हमसे दूसरों में ना जाए। यही मेरा मैसेज। एक बार और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्रदान की। इसी तरह हम आपके सामने और भी जानकारियाँ और भी अच्छे ताज़ा तरीन समाचार आपके सामने पेश करते रहेंगे। नमस्कार।